अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज हम कह सकते हैं फाइनली इन्वेस्टर्स की जानिब से एक पार्टिसिपेशन मार्केट के अंदर की गई और साथ साथ सेंटिमेंट्स भी अब प्रिवेल हो रहे हैं। एक अच्छी चीज़ है, न्यूज़ भी अच्छी आ रही है। IMF के मुताबिक यही देखा जा रहा है अब चीज़ें सेटल डाउन होती हुई दिखाई देंगी, सब्सिडीज़ को ख़त्म किया जाएगा और साथ साथ जो कि टारगेटेड सब्सिडी है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो आज के दिन हमने मार्केट के अंदर भी इसी हवाले से हम कह सकते हैं एक अच्छी एक्टिविटी देखी और साथ साथ ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस देखी, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखी, कुछ फ्रेश बाइंग भी विटनेस की गई। यानी कि क्लोजर आवर्स में, अगर आज फ्राइडे का दिन है, 2 सेशंस होते हैं, तो हमने दोनों सेशंस में देखा कि मार्केट के अंदर खासकर नेक्स्ट सेशन में आफ्टरनून के बाद पॉजिटिविटी काफ़ी हद तक देखी गई। इट मीन्स कि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही हैं, फाइनली अपने ही रूटीन वर्क जो है वो स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 42,898.44 के लेवल पर। हायर साइड में मार्केट गई 43,505.75, लोअर वॉज 42,853.8 एंड फाइनली क्लोजर 43,486.46, यानी कि 588.02 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली 207.54 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में डिक्लाइन 76.83 मिलियन शेयर्स का। वैल्यूज ड्राई 6.95 बिलियन रुपीस। नेक्स्टली वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बिंग इन ग्रीन टेरिटरी। अगेन हम देख सकते हैं वही रिफाइनरी स्क्रिप्ट्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन ये भी एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो रहा है कि रिफाइनरी पॉलिसी आने वाली है। ट्रीट इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.29 के इजाफे के साथ। 31.74 पे क्लोजर। 20.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। नेक्स्टली साइनर्जी 0.08 का इजाफा देखा गया। 5.49 पे क्लोजर रहा। 20.89 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली PRL 0.39 का गेन। 15.41 पे क्लोजर। 14.94 का कारोबार रहा। ओवरऑल एक अच्छी चेंज देखी जा रही है। पेनी स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन के साथ साथ वो स्क्रिप्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनके अंदर पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी को यकीनी बनाने की बातचीत की जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से, साथ साथ पाकिस्तान की करेंसी के हवाले से, जो कि बहुत काफ़ी हम कह सकते हैं सेंसिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है। 192 193 के अराउंड रुपी डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होता हुआ, या फिर हम कह सकते हैं डेप्रिसिएशन कंटिन्यूस दिखाई दे रही है। वो आज हम डिस्कस करेंगे। फाइनली क्या कुछ ऐसे मेजर्स रिक्वायर्ड हैं? ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट तो बहुत सारी है। क्या कुछ ऐसे मेजर्स लिए जा सकते हैं जिसकी वजह से रुपी में कुछ स्टेबिलिटी देखी जाए? आज के दिन हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ रेमिटेंसेस के हवाले से एक अच्छी चेंज देखी जा रही है। अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया जाए तो इस ईयर के अंदर ज़्यादा रेमिटेंसेस जो है वो देखे गए हैं, लेकिन अगर 2020 को देखा जाए तो उस वक्त नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दिए थे, क्योंकि कोविड की सूरत हाल थी तो रेमिटेंसेस काफ़ी जो है वो हमारे पास बुक हो रहे थे। इट मीन्स कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो रेमिटेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें कुशन मिल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट को टैकल करने के लिए। तो ये भी आज के लिए एजेंडा हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग के हवाले से भी बात करेंगे। बैंक्स जो हैं आजकल की, अगर पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट या काइबोर की बात की जाए तो यहाँ पे बैंक्स एक ऐसा बैंकिंग सेक्टर है जो कि फ्लरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम सेक्टर काफ़ी हद तक डिप्रेस देखे जा रहे हैं, लेकिन अगर बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए इटसेल्फ ये प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर दिखाई दे रहा है। तो बैंक्स के लिए कितना अच्छा एनवायरनमेंट है ये भी बात करेंगे, और सेक्टर्स पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं। ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं आप, साथ साथ इकोनॉमिक एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा नामदार साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। तो ज़ीशान साहब, आपसे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। टॉपिक्स आपने सुना है तो मैं वन बाय वन ही इसको कैटर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि इकोनॉमिक सूरत हाल और साथ साथ पॉलिटिकल एक गर्मा गर्मी काफ़ी अरसे से देखी जा रही है। अपोजिशन का एक हम कह सकते हैं पुश डेली बेसिस पे, या फिर तनकीद, वो भी एक टॉर्चर तनकीद जिसे हम कहें तो गलत नहीं होगा ये वर्ड। ये सारी चीज़ें एक मेस क्रिएट कर रही हैं, और ख़ासकर बिजनेसेस की बात की जाए तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा से स्टेबिलिटी जो है वो हर चीज़ में मांगते हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, चाहे वो अगर बात की जाए पॉलिटिकल सिचुएशन हो, या फिर प्रॉपर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो। प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही बात की। कल तक जो तनकीद करते थे आज वो तनकीद सह रहे हैं। अगर ये मैं इससे स्टार्ट करूँ तो ये गलत नहीं, क्योंकि पहले
तनकीद ऑपोजिशन जो आज गवर्नमेंट है वो कर रही थी गवर्नमेंट पे, और आज वो गवर्नमेंट का हिस्सा है और वो ऑपोजिशन से तनकीद बर्दाश्त कर रही है। पूरे मुल्क का इस वक्त टेम्परेचर बड़ा हाई हुआ है। पाकिस्तान का क्लाइमेटिक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का टेम्परेचर, मेरे ख्याल से पीटीवी का भी टेम्परेचर काफ़ी हाई हुआ है। लेकिन हो ये रहा है कि इस वक्त जो पोजीशन ये है कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत, हमेशा की तरह पाकिस्तान मोरलेस हमेशा एक नाजुक दौर से ही गुजरता रहा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं निकल जाते हैं उस दौर से। लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है वो हो ये रहा है कि जितना पैनिक क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रोक लिया है, बिजनेसेस ने फर्दर इन्वेस्ट करने से अपने आप को पोजीशन होल्ड कर ली है, डॉलर बेहंगम हुआ है चूंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, आपकी इंपोर्ट बहुत बढ़ रही है। इंपोर्ट चूंकि पिछले पूरे साल में अगर आप देखें कि अगर आप पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो इस साल की इंपोर्ट की वैल्यूज तकरीबन डबल हो गई है। उसकी वजह ये कि इंटरनेशनल प्राइसेस कमोडिटी की, चाहे वो फूड प्राइसेस हो, चाहे वो ऑयल प्राइसेस हो, हम दुनिया को तो स्टेबल कर नहीं सकते, हम तो अपने रीजन की बात कर सकते हैं exactly. या अपने मुल्क की बात कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वर्ल्ड वाइड प्राइसेस बहुत ज़्यादा है तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे बहुत बुरा पड़ रहा है और डॉलर की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और चूंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो जो आप ये देख रहे हैं कि हर रोज़ 1 रुपया 1.5 रुपया इंटर बैंक में बढ़ रहा है, 192 193 रुपये हो गया। अनऑफिशियली तो डॉलर मिल नहीं रहा है, इस वक्त ये पोजीशन हुई है। तो इस वक्त की सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिश तो कर रही है कि उसको किसी तरीके से स्टेबलाइज किया जाए। IMF से बात हो रही है, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनसे बात हो रही है, चाइना से, सऊदी अरब से, UAE से, सबसे बात हो रही है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इस सर तोड़ कोशिश है कि किसी तरीके से एक स्टेबिलिटी आ जाए। और स्टेबिलिटी इस वक्त क्यों नहीं आ रही? क्योंकि एक तरफ से फुल प्रेशर है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए जी। दूसरी तरफ यहाँ अनसर्टन सिचुएशन है। गवर्नमेंट में ही 2 सेक्शंस नजर आते हैं, एक कहता है इलेक्शन फौरन हो जाने चाहिए, एक कहता है कि इलेक्शन कुछ अरसे बाद होने चाहिए। तो आई एम श्योर अभी गवर्नमेंट के कुछ लोग गए हुए हैं पाकिस्तान से बाहर, वो आके इस पर कोई ना कोई डिलिब्रेट करेंगे और कोई अच्छी तजवीज़ देंगे जिससे एक माहौल में सर्टेनिटी आएगी हमारे पास। अगर आप देखें ना कि बिजनेसेस क्या चाहते हैं, बिजनेसेस चाहते हैं कि उन्हें पता हो कि गोइंग फॉरवर्ड अगले 3 महीने या अगले 6 महीने क्या चीज़ नज़र आ रही है बिजनेस एनवायरनमेंट में। अगर तो अनसर्टेनिटी होगी तो इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, अगर तो अनसर्टेनिटी होगी तो एक्सपोर्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर तो अनसर्टेनिटी होगी तो ये रेमिटेंसेस पे फ़र्क पड़ेगा। आप देखें आज की खबर है कि पाकिस्तान में इस महीने अप्रैल के महीने में $3.1 बिलियन की रेमिटेंस आई है, होम रेमिटेंस, जो एक रिकॉर्ड है, इससे पहले कभी नहीं आई। तो इसका मतलब है लोग चाहते हैं अपने मुल्क में पैसा भेजने के लिए। उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं, एक तो एक्सचेंज रेट इतना फेवरेबल है कि जो भी डॉलर पाकिस्तान भेजेगा तो उनके घर वालों को एक अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि लोगों की स्पेंडिंग पावर रुकी हुई है। तो इसमें एक वजह ये भी है रेमिटेंसेस आने की, और यकीनन रेमिटेंसेस आने से पाकिस्तान को सपोर्ट मिलता है। तो हमारी गवर्नमेंट्स का पिछले कुछ सालों से इन्हिसार एक्सपोर्ट के साथ साथ रेमिटेंसेस पे बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि पिछले साल में, पिछले 2 सालों से या 3 सालों से रेमिटेंसेस का बतदरीज रुझान जो है वो बढ़ रहा है, और वो अभी भी बढ़ा है। तकरीबन 30 बिलियन या उसके करीब हम उससे ज़्यादा की हम एक्सपेक्ट करें कि रेमिटेंसेस तकरीबन होंगी हमारी। एक अच्छी बात है कि जो एक्सपैट्रिएट्स हैं वो अपने मुल्क में पैसा भेज रहे हैं, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है। इसके साथ साथ जब तक पॉलिसी क्लियर नहीं होगी इस वक्त, तो मैं समझता हूं कि जो ये इन्वेस्टमेंट वाली पोजीशन है वो थोड़ी सी वीक रहेगी। लेकिन हमारे पास लोग इस चीज़ को सही करना चाहते हैं, हमारे पास लोग चाहते हैं कि चीज़ें राइट ट्रैक पे आ जाएं। पॉइंट टेकन ज़ीशान साहब। नामदार साहब से पूछना चाहूँगी, नामदार साहब 3 अरब से ज़्यादा रेमिटेंसेज आ चुके हैं, ये खुशाइन बात है। हम कह सकते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ट्रस्ट है पाकिस्तान के ऊपर। साथ साथ अगर ये भी बात की जाए कि एक रूमर्स भी फैलाए जाते हैं कि नहीं भाई अब जो है वो लोग भेज नहीं रहे पैसा, तो ये भी एक गलत बात है। अप्रैल के महीने में और ख़ासकर अभी जो मई है, ओवरऑल अच्छा एक चेंज दिखाई दे रहा है। क्या समझ में आती है बात कि एक बेहंगम, जैसे कि ज़ीशान साहब ने एक वर्ड यूज़ किया डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक बेहंगम सूरत हाल दिखाई दे रही है। इतनी एक वर्स्ट सिनेरियो की तरफ हम गए ही क्यों? क्या वजह थी जो हम इतना ही सोए हुए थे कि जब इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई तो अचानक हम बेदार हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इफ़ यू रिकॉल, हमने 4 महीने पहले हमने यहाँ पे इसी पैनल से डिस्कशन किया था। उस वक्त डॉलर जो था 178 था और ये कहा जा रहा था कि ये IMF की कंडीशन है कि 173 प्लस होगा, इसके बाद ही IMF जी ट्रेंच इशू करेगा। और आपने देखा कि जैसे ट्रेंच 1 बिलियन की इशू हुई, डॉलर रुपया 5 रुपये और स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो यही सिनेरियो है अभी पाकिस्तान की जो लोनिंग अथॉरिटीज़ हैं, और वो उसके ऊपर रिलायंसेस है। रिलायंसेस से मुराद पाकिस्तान की लोनिंग अथॉरिटीज, नॉट ओनली IMF क्योंकि सबसे चीपेस्ट है, अदरवाइज वर्ल्ड बैंक है, ADB है, चाइना है, दूसरी कंट्रीज हैं, सऊदी अरब है, और कुछ डेफर्ड क्रेडिट है, ये है। अच्छा, अभी डॉलर की जो ऊंची उड़ान है उसकी 2-3 रीजंस है। एक तो अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई है, दूसरी ये कि जो डेफर्ड क्रेडिट्स हमारी इंक्रीज होती है सऊदी अरब से और दूसरी कंट्रीज से, तो उससे हमें डॉलर्स को सपोर्ट्स मिलेगा। अच्छा, हम जो है बहुत इजीली ये कह देते हैं कि पाकिस्तान ने इतनी लोन्स लिया या लोन लिया। ओवर द 4 ईयर्स अगर हम देखें, पाकिस्तान ने 65 बिलियन की लोन्स ली है, 45 बिलियन की लोन्स ली है टोटल IMF से, फ्रॉम डोनिंग एजेंसी से। ठीक है, उसमें अलोंग विथ इंटरेस्ट 35 बिलियन जो है हमने पे ऑफ किया है, हमने लोन रीपेमेंट्स किए। कुछ अमाउंट जो है UAE की और सऊदी अरब की तरफ से, चाइना की तरफ से ये कंडीशनल है कि दिस विल बी केप्ट फॉर रिजर्व। तो एक्चुअल देखा जाए तो पाकिस्तानी इकोनॉमी में 10 बिलियन डॉलर ही इंडक्ट है। अब 10 बिलियन डॉलर का इंडक्शन से हमें वो यील्डिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि हम जो है ओवर द ईयर्स पेमेंट ही करते रहेंगे। अब मैं आपको जितना हम पेमेंट को अरेंजमेंट करने में एफर्ट कर रहे हैं, उतना तो हम इस मेस में फंसते ही चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब सिलसिला जो है, इसके ऊपर हमें जो है ना बहुत ही अनपॉपुलर डिसीजन, अनफेमिलियर डिसीजन लेने पड़ेंगे, और कुछ हमें कट ऑफ करना पड़ेगा हमारी लग्जरियस चीजों को, लग्जरियस आइटम्स को हमें कट ऑफ करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा अभी इंपोर्टेड आइटम्स में कार की इंपोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है कि ये इंपोर्ट जो है वो अगर कम कर दी जाए या बंद कर दी जाए कुछ अरसे के लिए, कुछ डेज के लिए भी, 90 डेज और 110 डेज, तो क्या आप समझते हैं कि चीजें बेहतरी की तरफ आ जाएंगी? ये गवर्नमेंट ने डिसीजन किया है, लग्जरियस गाड़ीज के ऊपर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कंट्रोल किया है, चीजें जो है इंपोर्ट्स की। और इंपोर्ट्स जो है वो हमारे एक डेवलपिंग कंट्रीज है, हमारी मोस्टली इंपोर्ट जो है वो ऑयल के ऊपर जाती है, रॉ मटेरियल पे जाती है और मशीनरीज पे जाती है। ठीक है ना, तो ये चीजें जो है वो प्रॉफिट यील्ड करती है और इकोनॉमी में इंडक्शन होता है। मैं आपको ओवर द पाकिस्तान 10 ईयर्स का आपको एवरेज बताऊं, जैसे जिस तरह इट इज एक्सपेक्टेड कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो होगी 30 बिलियन होगी और इंपोर्ट्स जो है वो तकरीबन 68 बिलियन होगी। डॉलर जो है इटसेल्फ जो है स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल तो हाफ एक तो अब ये है कि कम डॉलर में, ज्यादा डॉलर में हमें कम चीज मिलती है, इसलिए कि डॉलर जो अभी इस वक्त 195 है, आज इंटरबैंक 195 है, और जैसे जिशान साहब ने बताया कि ओपन मार्केट में डॉलर अवेलेबल ही नहीं है, बहुत अवेलेबल। तो ये सिचुएशन बहुत अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है। अब जैसे 30 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है, 68 बिलियन की एक्सपोर्ट है, 38 बिलियन और 35 बिलियन जो है इट इज एक्सपेक्टेड कि हमें रेमिटेंसेस आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो 11% के जो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड जो इशू किए, 68 बिलियन आपने इंपोर्ट बोलना चाह रहे थे। हाँ जी। तो अब ये कि हमारा ओवर द ईयर अगर मैं देखूं तो 3 बिलियन का हमारा गैप है, करंट अकाउंट का डेफिसिट जो है ओवर द इयर्स 3 बिलियन का है। अच्छा, डेफिसिट तो हमें हमेशा ही, अगर थोड़ा सा ये हम तो इतना हमें फाइनेंस तो करना पड़ेगा, कीपिंग इन माइंड के ऑलवेज हमें ये तो कड़वा घूंट पीना ही पड़ता है। हमें पता है कि अभी बजट आ रहा है तो डेफिसिट्स को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। सही, नो डाउट अबाउट कि डेफिसिट्स को, लेकिन कैसे कंट्रोल करेंगे? ओनली जब तक हम अनपॉपुलर डिसीजन नहीं लेंगे। किस तरीके के अनपॉपुलर डिसीजन? जैसे आपने एक लग्जरियस कार्स के हवाले से बोला, जैसे देखिए हमारा जो है ना टैक्स का FBR का जो कलेक्शन का जो है वो जिशान साहब इसको कंफर्म करेंगे, 93% SME है। SME जो है वो कंट्रीब्यूशन करती है, FBR को कंट्रीब्यूशन करती है, या 93% SME है FBR को कंट्रीब्यूट करती है या नहीं करती है, डेट इज अदर थिंग, या उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने अब SME की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी है। SME के जो समीडा भी बनाई है, समीडा को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों के ऊपर वो जा रहे हैं। ठीक है ना, अब प्रॉब्लम जो है ये सारी चीज़ें हैं कि ये हमारा जो गैप जो है, जब तक हम जो है जो अनटैक्स पीपल है उसको हम कैप्चर नहीं करेंगे, इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जो बहुत ओवर द 10 ईयर्स यही गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट की ये पॉलिसी रही कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाए।
लास्ट टाइम हमने जो सप्लीमेंट्री बजट के ऊपर डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट का ये है कि गवर्नमेंट जो है उस पर 380 बिलियन लेगी और उस पर जो है 260 बिलियन जो है गवर्नमेंट रिफंड करेगी। तो क्यों, रीजन क्या थी कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन आती थी, और डॉक्यूमेंटेशन होगी तो वो इकोनॉमी में ऑटोमेटिक वो लोग इंडक्ट होंगे। जब इंडक्ट होंगे तो फिर रेवेन्यू हमारा जनरेशन जो है ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। राइट, रेवेन्यू जनरेट होगा और ऑटोमेटिक जो है वो इसके ऊपर चला जाएगा। तो इट मींस कि आने वाले दिनों में और एफर्ट इस अमाउंट के लिए रिक्वायर्ड नहीं होगी। जीशान साहब, पे टैक्स एट सोर्स कट जाएगा तो वो ऑटोमेटिक है। सर, पॉइंट टेकन। जीशान साहब, क्या समझते हैं आप, जैसे कि नामदार साहब ने कुछ चीजें इंडिकेट करते हुए बताई हैं, पॉइंट आउट की हैं, इसमें इन्होंने स्मेडा का भी जिक्र किया है और एसएमईज के हवाले से इन्होंने कहा है कि 93% जो है वो टैक्स पेयर्स हैं, ऐसा है? देखिए, मैं पहले एक चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी नामदार साहब ने कहा, हमें जैसे जो लग्जरी आइटम्स है जिसमें ये गाड़ियाँ हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो 1800 सीसी एंड अबव गाड़ियाँ, उस पर तो कंप्लीट बैन लगा देना चाहिए। 90 दिन, 110 दिन, 120 दिन नहीं, फॉर अ ईयर और टू इस पर कंप्लीट बैन लगना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज डिप्लीट हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है। इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, हम वो नॉन एसेंशियल आइटम्स जिसके बगैर पाकिस्तान गुजारा कर सकता है उसको नहीं मंगाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जैसे इन्होंने अभी एक बताया कि 68 बिलियन की इंपोर्ट है वर्सेस 30 बिलियन एक्सपोर्ट। तो हमें जो है एक्सपोर्ट, जैसे हमारा जो हम समझ रहे हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान का जो इस साल का टारगेट है वो 35 to 36 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट का टारगेट है, और अभी हम उसको वेल ऑन कोर्स है टू अचीव इट। इंशाल्लाह हम कर लेंगे, लेकिन चैलेंज ये है इस वक्त कि आपको आउटफ्लो ऑफ डॉलर रोकना है। अगर उस बेहंगम डिप्रिसिएशन को रोकना है तो आउटफ्लो ऑफ डॉलर को रोकना पड़ेगा। ये पॉइंट है मेन ना, डेफिनेटली आपको रोकना पड़ेगा। पिछले कुछ टाइम से हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारा डॉलर जो है अफगानिस्तान बहुत जा रहा है, हमने उस पर कोशिश की कि उसको रोका जाए। फिर हमें ये पता था कि ये डॉलर्स जो है हमारा एक डिमांड बहुत क्रिएट हो रही है, लोग घर में खरीद के रख रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है इसको एज एन इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि रुपया आपका बहुत तेज़ी से डिप्रिशिएट कर रहा था, तो लोगों ने डॉलर ख़रीदना शुरू किया। स्टेट बैंक ने और गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उस पर कदगन लगाई, वो चीज़ रुक गई आहिस्ता आहिस्ता। अब हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम जो है डॉलर जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में आप ही के प्रोग्राम से कई दफ़ा डिस्कस हो चुका है कि जब तक हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे छोटी छोटी चीज़ों की और स्मॉल एसएमईज की, जैसे अभी बात हो रही थी कि हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, तब तक तो जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी। जीशान साहब, एसएमईज की तो बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ, टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से बात होती है। हमेशा ये कहा जाता है, एक्सपोर्ट्स का भी जिक्र नामदार साहब ने किया कि 22 बिलियन जो है वो सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की ही जो है वो एक अच्छी एक्सपोर्ट्स के नंबर्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके अंदर इम्पोर्ट आइटम्स भी मौजूद हैं। तो क्या हमारा ये फॉरेक्स रिजर्व वहाँ भी यूज़ होता है? तो एक तरफ से तो हम कुछ भेज देते हैं और फिर उसके बाद तो फिर इसको अगर माइनस किया जाए तो फिर तो काफ़ी कम रह जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि जी पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल का, अगर आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं या किसी भी एक्सपोर्ट की आप बात करते हैं, तो इस वक्त हम तकरीबन 60% रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, उसको बनाते हैं और उसको री एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसमें आपका एक बहुत बड़ा क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट में इंपोर्टेड आइटम शामिल है और वो उसको ऑफसेट ऑब्वियसली करता है। हम एक्सपोर्ट में इतना वैल्यू एडिट करते हैं कि हमें एक अच्छा अमाउंट जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया। हम वैल्यू एडिशन करने में बहुत ज़्यादा नाकाम रहे हैं, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, चाहे वो दूसरे नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हो। इस वक्त हमारा जो लैकिंग है, चूंकि हो ये रहा है, आप मुझे बताइए बांग्लादेश में क्या कॉटन है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करता है। मेड इन बांग्लादेश शर्ट्स पे लिखा हुआ होता है, इसका मतलब है वो वैल्यू ऐड कर रहा है, वो कॉटन इंपोर्ट कर रहा है, उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, वैल्यू एडिशन कर रहा है और उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। हम बेड लिनन, टॉवल्स और इस चीज से बाहर नहीं आ रहे। हमें होम टेक्सटाइल्स पे हमारा बड़ा इन्हिसार है, लेकिन हम इससे ज्यादा जा नहीं रहे। जब तक आप उस चीज को नहीं बढ़ाएंगे, टेक्सटाइल में बूम आ रहा है यकीनन। आपने पिछले ब्रांड क्रिएशन भी जरूरी है। हम कई दफा आप ही के प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके कि मेक इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान को आपका स्लोगन होना चाहिए और वही स्लोगन आपको आगे लेके जाएगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि इस दफा भी जो गवर्नमेंट आई है, उनका ये प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि पाकिस्तान की ब्रांडिंग कैसे हो, पाकिस्तान के ब्रांड को आप कैसे आगे लेके जाएं और उसके लिए जो भी बन पड़ता है वो काम करने चाहिए। आपकी बात जो एसएमई की बात थी, जो कि टैक्स में कितना कंट्रीब्यूशन है,
तो इस वक्त जो आपका 6.1 ट्रिलियन का टारगेट है, इसमें 85% जो है टैक्स कलेक्शन जो है वो लार्ज टैक्स पेयर्स की है, जो कि पूरे पाकिस्तान में कोई 1000 कंपनियां हैं जो कलेक्ट करती हैं। सही। यानी आपका 6.1 ट्रिलियन का 80% वो 1000-1500 कंपनियां देती हैं। ठीक। वाह। और बाकी आपके जो अगर टैक्स बाकी सब भी फाइलर्स टैक्स हैं, नेट में आ जाए तो एक टैक्स अच्छा अमाउंट फाइलर्स जनरेट हो आपके जाएगा। जो टोटल टैक्स फाइलर्स हैं वो तकरीबन 30 लाख के करीब है। सही। यानी 29,99,000 या 29,98,000 लोग मिलके बाकी 15% यानी 600 बिलियन देते हैं, और बाकी जो कलेक्शन है वो आपका मेजॉरिटी सेक्टर जो है वो लार्ज टैक्स पेयर है। तो आपका फोकस तो अगर आप इसका प्रोपोर्शन देखें तो बिल्कुल आउट है। बिल्कुल। हमने क्या इस पे कभी गौर किया कि कितने नए टैक्स पेयर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में और वो टैक्स में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? इस वक्त आईटी बूम पे है। इस वक्त आप ये देखिए कि आपको करना क्या चाहिए कि आईटी की बूम इतनी है कि पिछले किसी साल में $2.6 बिलियन की एक्सपोर्ट नहीं हुई, और अप्रैल तक हम $2.6 बिलियन की एक्सपोर्ट आईटी सेक्टर में कर चुके हैं। सर्विसेज इस सेक्टर आगे वक्त बढ़ रहे हैं, एक it means। नौजवान जो है यानी एक कॉलेज का बच्चा जो है वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे आके अपने आप को रजिस्टर कराता है और वो एक्सपोर्ट कर रहा है, आइटम कहीं से लेता है और कहीं और बेचता है, तो ये एक्सपोर्ट है। ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है उन्होंने। उसको जो है इट मींस आपको कि आने वाले दिनों में हमें Yes। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का देखिए, मसला नहीं होगा। आईटी सेक्टर के लिए तो ये विजन है कि अगले 2-3 साल में हम $10 बिलियन की एक्सपोर्ट करेंगे, और अगले 10 साल के बाद हम $50 बिलियन की एक्सपोर्ट सिर्फ आईटी सेक्टर से हम वो कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आईटी सेक्टर की तरफ हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमें पॉलीटेक्निक्स में उन बच्चों को या उन कॉलेज स्टूडेंट्स को या उन लोगों को थोड़ी सी स्किल बतानी है कि वो किस तरीके से प्रॉपर मार्केटिंग करके अपने ही प्रोडक्ट्स को कई गुना ज़्यादा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक साहब ने अभी बताया कि उन्होंने ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे एक कुछ प्रोडक्ट जो 200 रुपए के लिए वो 20,000 रुपए के बेचे। अच्छा। तो डिमांड तो है, आप किस तरह से मार्केट करते हैं और वो ये आपके उससे ऊपर है, right। यानी महीने की अपनी पॉकेट मनी, ना सिर्फ वो बच्चा अपनी पॉकेट मनी बना रहा है बल्कि अपने घर को सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है। क्या चाहिए उसको? एक कंप्यूटर, हाई स्पीड इंटरनेट और प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन और उसकी प्रॉपर मार्केटिंग। अगर वो आप उसको सिखा दें तो हर घर खुद से सेल्फ जनरेट करने लगेगा रेवेन्यू। आईटी की फील्ड तो बहुत वाजे है। तो हमें इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मेरे ख्याल से वन ऑफ द प्राइम फोकस ये होना चाहिए कि हम इस आईटी सेक्टर को कैसे डेवलप कर सकते हैं और इसमें बूम कैसे ला सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने लास्ट टाइम जब वो चीफ मिनिस्टर थे फ्री लैपटॉप स्कीम दी थी, इसी टाइप की इंसेंटिवाइजेशन की आज फिर ज़रूरत है कि जो हमारा एक नौजवान है, पाकिस्तान की एवरेज एज 25 साल है, हम उस एज को आज यूटिलाइज कर सकते हैं एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। वरना यही अपॉर्चुनिटी को अगर हमने यूटिलाइज नहीं किया तो ये थ्रेट बन जाएगी हमारे लिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो फारिग बैठा हुआ होगा तो वो फिर वो काम ऐसे करेगा जो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। तो उसको आप प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करें। ना सिर्फ आपके मुल्क में जो ये इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाएगा, हर बंदा सेल्फ रिलायंट होगा। क्योंकि अब ये नहीं हो सकता कि एक घर में सिर्फ एक आदमी कमाए और पूरा घर खाए, ऐसा नहीं हो सकता। राइट, अब थोड़ा सा ये ट्रेंड भी चेंज हो गया और ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है कि ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। हर एक को बाहर आना पड़ेगा, काम करना बिल्कुल। पड़ेगा। नामदार साहब, कुछ वेस्टर्न कल्चर भी अडॉप्ट करना पड़ेंगे और अब काफ़ी हद तक अडॉप्ट हो भी चुके हैं। इसको भी हम कह सकते हैं ना कि इसको जुटला नहीं सकते। आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? इन्फ्लेशन का जिक्र कर दिया, एक दुखती रग जो है वो प्रेस कर दी है ज़ीशान साहब ने। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स रात दिन अभी तो यही काविशें दिखाई दे रही हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, या फिर इन्फ्लेशन की बात की जाए, टैक्स कलेक्शन की बात की जाए, अभी मुल्क में इकोनॉमिक हालात की बात की जाए। आप क्या समझते हैं कि पास्ट गवर्नमेंट के फैसले और न्यू गवर्नमेंट के अभी जो तनकीद वाले फैसले, या फिर अगर पास्ट गवर्नमेंट सोई हुई थी तो न्यू गवर्नमेंट जागी ज़्यादा है, क्या ये सिस्टम दिखाई दे रहा है? देखिए, इकोनॉमी का रूल है कि जब इन्फ्लेशन होता है तो बैंक रेट इंक्रीज कर दिया जाता है। चलो, प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया या बाकर साहब ने किया, 12.25 इज दी करंट बैंक रेट, ठीक है, 12.25% जो है बैंक का रेट है। तो जब बैंक का रेट ये हुआ तो इन्फ्लेशन जो है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल की तरफ जाएगा। लेकिन हमारा इन्फ्लेशन इस वक्त जो है 13.7 है ऑफिशियली, और कंज्यूमर इंडेक्स लिया जाए तो 19% है। पीपल आर मच वरीड अबाउट टमाटर एंड आलू, ठीक है ना। और उन्हें बेसिक नेसेसिटीज चाहिए, उन्हें फूड इन्फ्लेशन पे कंट्रोल चाहिए। फूड इन्फ्लेशन हमारा 19% है।
ठीक तो है सर आपको नहीं अब पता ये government- आपको नहीं लगता कि ये जो टूल यूज किया गया मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट हाइक का, क्या यही एक टूल था जिसकी वजह से अक्सर हम एनालिसिस इस पे करते हैं और पूछते भी हैं डिफरेंट एनालिस्ट्स की राय, तो यही एक टूल था जिसकी वजह से सारे बिजनेसेस की ग्रोथ को रोक दिया गया, उनकी एक्सपेंशन को रोक Yes. दिया गया और आपने लोगों को एक बैंक्स का रास्ता दिखा दिया कि आप फिक्स डिपॉजिट के money. थ्रू करें? वो गलत डिसीजन, डेट वाज द रॉन्ग डिसीजन। देखें जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, परसों मेरे एक अमेरिकन इन्वेस्टर से बात हो रही थी, तो मैंने कहा पाकिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं? बोले इन्वेस्टमेंट पे अगर 20% पाकिस्तान के हालात में नहीं मिले तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना यूजलेस है। अच्छा। ठीक है, अच्छा वो इनका एक देखो एक प्राइवेट आइडिया है, वो 20% एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो जब तक बैड गवर्नेंस रहेगी, दूसरी बहुत सी चीज़ें रहेगी, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरह लोकल इन्वेस्टर भी कहते हैं, वो भी डीजी रेंजर्स वगैरह से मीटिंग होती है तो बोलता है आप जो भी करें, गवर्नमेंट को जो करना वो करें, ठीक है, हमें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एट पीक चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हमारा कस्टमर दुकान पे आया तो सेफली ही बस गो टू होम, और उसकी सेफ्टी चाहिए, हमें अपनी सेफ्टी चाहिए, हमारे कस्टमर की सेफ्टी चाहिए। जब गुड गवर्नेंस होगा तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक क्रिएट होगी। ठीक है, अच्छा मैं अब जीशान साहब की एक और बात को, जीशान साहब ने जैसे कहा कि बांग्लादेश का यार्न प्रोडक्शन 0 है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, आईटी एक्सपोर्ट जो है हमारी, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इस साल जो है हमारी 4 बिलियन चली जाएगी, मे बी 10 ईयर्स का हमने प्रोजेक्शन किया है। यही ना कि सर लैपटॉप स्कीम और दूसरी स्कीम इसलिए दी है कि वुमेन बैठे बैठे अपना आईटी का काम तो करें। ठीक है, वो आईटी का काम करेंगे। बांग्लादेश की जो वुमेन फोर्स जो है, वो जनरेशन है उसकी 53% वुमेन फोर्स जो है वो काम पे लगी हुई है। हमारी 53% फोर्स तो लगे वुमेन की। ठीक है, तो वो जब लगेगी, जब ओवरऑल जब सिनेरियो बनेगा और एक टीम वर्क बनेगा, तो ये 10 बिलियन क्या हम 20 बिलियन का आईटी का टारगेट भी पूरा कर लेंगे। इसके अलावा कुछ आपने बात की और पाकिस्तान में बहुत प्लेटफॉर्म से बात की जाती है। जी बांग्लादेश की जो है ओनली एक्सपोर्ट जो है बांग्लादेश की, अब एक्सपोर्ट देखें हमारे बाद डेवलप किया है। और सेकेंडली एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा, हम लोग जो है ना बाज मैटर्स के अंदर चाइना से तो इंडिया से कंपेयर करते हैं इस मैटर्स के अंदर। इस मैटर्स में हम ये कहते हैं इंडिया की हमारी यहाँ पर यील्ड जो है, अगर हमारी ज़मीन की प्रोडक्शन अगर पर एकड़ जो है वो अगर 100 टन है, ठीक है, तो इंडिया में 3 टाइम्स है, चाइना में 5 टाइम्स है और यूएसए में 7 टाइम्स है। हम उसमें कम्पीट क्यों नहीं करते? ठीक है, दूसरी चीज़ें हैं, हमारी डिफेंस के लिए ज़रूरी है, डेट मस्ट बी देयर, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। और हमारी आर्मी जो है वो एक्सपेंसिव काउंट होती है, तो कमाने का भी जरिया है। डिप्यूटेशन पे बहुत से कंट्रीज में वो लोग बेचते हैं और वहाँ से रेवेन्यू अर्न करके आते हैं, ये भी अर्न करके आते हैं। तो ये चीज़ है कि हम लोग इसमें कंपेयर करें ना, एक ही कॉस्ट पे है, एक ही चीज़ पे, एक ही ज्यादा मेरे ख्याल में उसको ज्यादा प्रोमिनेंट रखा जाता है कि तनकीद कर लो आसान है, क्रिटिक्स कर लो आसान है। स्टार्ट में जीशान साहब ने कह दिया कि कल के अपोजिशन आज के रूलर है। हाँ, तो अब थोड़ा सा अपना टेप अगर पीछे चला के देख ले कि पहले वो क्या तनकीद करते थे और अब वो है, अब दे आर फेसिंग, अब क्या है। तो मेरा ख्याल है कि मार्केट के नंबर्स 53,000 थे और पूरे इतना अगर देखा जाए पास्ट गवर्नमेंट के टेन्योर में, तो एक बार भी मार्केट में इस टाइप के नंबर्स नहीं देखे गए। तो ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो है वो आप नल एंड वॉइड। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है कि डॉलर इतना महंगा हो गया है, आटा इतना महंगा हो गया, तो अभी कौन सी चीज़ सस्ती हुई है? अगर कोई चीज़ है, अगर आप ऐड कर सकते हैं तो एज ए वुमेन को ऐड कर सकते हैं तो बता दें, या जीशान साहब को ऐड कर सकते हैं तो कर दें से। हाँ, बस ये कि गुड पे भी तनकीद आ गई है, मैं आपको दूंगी मौका, जरूर दूंगी जीशान साहब। पहले नामदार साहब से ले लें। गुड गवर्नेंस होगी तो सब चीजें हो जाएगी। गुड गवर्नेंस, जब जखीरा अंदोज जो है आटे चीनी का जखीरा नहीं करेगा, गुड गवर्नेंस होगी तो कर ही नहीं सकेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी हमने 3 दिन पहले प्राइस कंट्रोल जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है, डीसी लेवल का काम है जी। वो अगर अपनी मॉनिटरिंग करेंगे, बड़े बड़े जुर्माने करेंगे और चीजें करेंगे, उनको क्या वो कहेगा चलो 25,000 रुपए जुर्माना दे दिया। अगर उनकी गवर्नेंस स्ट्रिक्ट होगी तो ये सब चीजें हो जाएगी। क्या ख्याल है जीशान साहब, ये अगर उनकी गवर्नेंस? प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है कि शुगर की एक्सपोर्ट पे ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगाई जाए, बिल्कुल बैन किया जाए। तो क्योंकि लोकल डिमांड को फुलफिल करना है। यहाँ पर ये होता है कि एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, फिर लोकल हमारे पास एक कैओस हो जाता है। तो आपके पाकिस्तान की हिस्ट्री में बताता हूँ, आज से 4 साल पहले पाकिस्तान ने $200 में शुगर एक्सपोर्ट की थी। ठीक है, इसके बाद शॉर्टेज हुई थी, फिर $400 में हमने $400 में मंगवाई थी। ठीक है,
तो ये चीजें भी अगर ये सूरत हाल करने से पहले अच्छा है कि पीएम ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया और वो डिसीजन जो है इंटेक है, तो इस वजह से हमें $200 की बचत होगी शायद, ठीक है ना, और वो सी चीजों में किराया भी नहीं देना पड़ेगा, और ये गुड सारा ऑल डिपेंड्स ऑन गुड गवर्नेंस। राइट जीशान साहब, अभी आपके ऊपर गहरी क्या कहते हैं उससे साजिश है या तनकीद है, व्हाटएवर यू वांट टू, प्लीज इसके ऊपर कुछ ऐड ऑन करें। देखिए, मैं जो आपने बात की ना कि जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, मैं समझता हूँ कि ये इकोनॉमी को ब्रेक लगाता है, क्योंकि जब आप हायर इंटरेस्ट रेट रखेंगे तो आप चाहते हैं कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए। जब आप हायर इंटरेस्ट रेट की तरफ जाते हैं तो आप चाहते हैं कि लोग खरीदना कम कर दें। उससे होता ये है कि इजी मनी का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है, बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं तो लोग पैसा बैंक्स में रखते हैं, तो वो पैसा मार्केट में सर्कुलेट नहीं करता। तो जो इजी मनी का कॉन्सेप्ट है, या जो आप उसको उसके ऊपर चले जाते हैं, तो इससे न सिर्फ आपकी जो ग्रोथ है वो स्लो होती है, बट आपके जो नंबर्स हैं, आपके कोई भी आप देख लीजिए जो आपने प्लानिंग की हुई होती है वो रुक जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना कैन नेवर बी अ गुड आइडिया फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। यहाँ जितना इंटरेस्ट रेट नीचे होगा उतनी लोग बिजनेसेस बढ़ाएंगे, यहाँ जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा उतना ही लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उस सेक्टर में जहाँ पे ज़रूरत है। क्योंकि हम एक तरफ बात करते हैं कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, मुल्क में हम खुद चीज़ें बनाएं, और अगर हम हायर इंटरेस्ट रेट्स पे जाएंगे तो कैसे होगा। मेरे ख्याल से जो आज की गवर्नमेंट है वो इस पे भी यकीनन ज़रूर सोच रही होगी, और जैसे टाइम वेस्ट नहीं करना, जैसा आपने बताया, इसाक डार साहब तो वैसे ही चैंपियन है, वो इस पे कोई ना कोई यकीनन कोई ना कोई चीज लेके आएंगे। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में, इस वक्त जो गवर्नमेंट का फुल फोकस होना चाहिए, एक तो बजट बिल्कुल करीब है, आने वाला है, और उसमें देखना यह है कि आम आदमी के लिए कि कोई ऐसा एग्जैजरेटेड टैक्सेशन मेजर्स में ना चले जाए, क्योंकि आम आदमी ऑलरेडी हर जगह पे टैक्स दे रहा है। चाहे आप कोई नॉर्मल रोजमर्रा की अशिया खरीदने जा रहे हैं उस पे आप सेल्स टैक्स दे रहे हैं, आप कोई भी काम करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो आप दे ही रहे हैं। तो मेरा हमेशा से एक कहना ये होता है कि आप डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ आइए ज़्यादा, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन को डिस्करेज करें, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन कभी भी अमीर और गरीब को तफरीक नहीं करता। ओवरऑल सिनेरियो, यस डिफिकल्ट टाइम्स है, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के पास डिफिकल्ट टाइम नहीं है कि डिफॉल्ट की जो बातें की जा रही है अपॉर्चुनिटी भी आती है इसमें, और ऑल द मोर रीजन के ये गवर्नमेंट जो है इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले, मुझे लगता है कि वो लेने में कामयाब हो जाएगी। और जब ये डिसीजन, देखिए इस वक्त हर आदमी जो है ये एक्सपेक्ट करके बैठा है कि पेट्रोल बढ़ जाएगा, इस वक्त हर आदमी ये एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ है कि चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो गवर्नमेंट माइट टेक ऑल दीज डिसीजंस एंड मे फेस अ लिटिल बैकलैश, बट दीज आर ऑल द डिसीजंस विच आर नेसेसरी फॉर पाकिस्तान। अगर ये डिसीजंस नहीं लेंगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। तो बेहतर यह है कि हम एक रोटी कम खा लें, लेकिन पाकिस्तान के आज़ाद इन्वायरमेंट में रहते हुए एक रोटी कम खाएं। यही हमारा फोकस होना चाहिए और यही पिच होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वन गो में नहीं बढ़ना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो बात हो रही है 30 रुपये या 40 रुपये पेट्रोल बढ़ाने की, वन गो में नहीं बढ़ना चाहिए, एकदम ह्यू एंड क्राई होगा, आप इसको ग्रेजुअली बढ़ा दीजिए। अच्छा, टारगेटेड सब्सिडीज की बात की जा रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि बाइक्स के लिए और कार्स के लिए, खासकर जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके लिए जो है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया जाए, तो आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? गुड आइडिया, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि जिसके पास गाड़ी है उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, 3 लीटर्स 2 लीटर्स इस टाइप का कुछ होगा? इसमें मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपका जो एक पैकेज था जो बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड, जिसपे बाद में पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी काम किया, वो डेटा बहुत सॉलिड आपके पास बना हुआ है। उस डेटा को यूटिलाइज करते हुए अगर कोई ना कोई चीज की जाए तो उस पर यकीनन आप उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो पॉवर्टी लेवल से नीचे हैं, तो उनके लिए टारगेट सब्सिडी यस आपको कुछ ना कुछ करनी चाहिए। और मैं इस बात से 100% एग्री करता हूं कि मैं और आप अगर मीन्स रखते हैं तो हमें सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, और जो लोग मीन्स नहीं रखते हैं उनके लिए सब्सिडी होनी चाहिए। और इस वक्त जैसे अभी बात हो रही थी फूड इन्फ्लेशन की, यकीनन हमें उस फूड इन्फ्लेशन को रोकना पड़ेगा। हमारे सर पे वाटर क्राइसिस इस वक्त बहुत तेज़ी से मंडला रहा है, हमें वाटर क्राइसिस की तरफ भी देखना पड़ेगा। सिंध में इस वक्त डेड लेवल्स पे है पानी, यकीनन इस पे फोकस करना पड़ेगा। ना सिर्फ सूबे को बैठना पड़ेगा बल्कि फेडरल गवर्नमेंट को भी इसके लिए कोई ना कोई इक़दाम करने पड़ेंगे, वरना अगले कुछ दिनों में हम ये सब, मुझे ऐसा लगता है कि ना सिर्फ ये पानी की जो
कमी है उससे फसलें तबाह हो जाएंगी, बल्कि आपके आने वाली इन्फ्लेशन में ये बहुत तेजी से जो है एक फैक्टर हो जाएगा। चलें जी, बजट के हवाले से बात करते हैं। आपने बजट का जिक्र किया था 24 घंटे वाला, तो प्लीज ये भी बताइएगा कि बजट के अंदर क्या आप समझते हैं सजेशन होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जिनको फोकस्ड रखना चाहिए? बजट के हवाले से मैंने वो डार साहब की मैंने खाली एक बात कही थी, एन एक्सपर्ट ऑन डेट। ओके, उनके साथ जो एहसन इकबाल साहब भी है जो एज ए प्लानिंग मिनिस्टर, और दूसरी इनके एक्सपर्ट की टीम भी है। ओवर द ईयर्स इनको 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेकिंग ए प्रोविंशियल एंड दिस लेवल। बजट्स में जो है मुफ्ता साहब ने एक इशारा किया था कि फिक्स टैक्स की तरफ इन्होंने तवज्जो फिक्स दिया। टैक्स रिजीम, जी, फिक्स टैक्स रिजीम पे वो कहते हैं उसमें बहुत शॉर्ट डॉक्यूमेंटेशन होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जीशान साहब भी इससे एग्री होंगे कि जो गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंटेशन का एक सिनेरियो चला है, उस डॉक्यूमेंटेशन सिनेरियो को धक्का लगेगा। क्या ख्याल है जीशान साहब? देखिए, मैं इसमें आपको सिर्फ एक बात कहूँगी, IMF का नेक्स्ट ईयर का जो पाकिस्तान के लिए टैक्स रेवेन्यू का टारगेट है वो 7.2 ट्रिलियन का है। आप एग्जैक्टली जो 6.1 ट्रिलियन है उससे 1 ट्रिलियन का आपका इजाफा है। तो ये जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने हैं, एक तो ऑब्वियसली ग्रोथ को उसमें प्रोजेक्ट किया गया है, इन्फ्लेशन को उसमें प्रोजेक्ट किया हुआ है, लेकिन यकीनन फिर भी उसमें 300 से 400 बिलियन एडिशनल रेवेन्यू को क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब तक आप अगर बात करेंगे कि आप फिक्स टैक्स रिजीम की तरफ जाएंगे, मैं हमेशा समझता हूँ कि लोअर टैक्स रेट इज द वे फॉरवर्ड। आप टैक्स रेट्स को कम करके टैक्स बेस हमेशा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए इस बजट में तो ना सिर्फ वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगे, और मैं समझता हूं कि अगेन वो वही टूल हो जाएगा जो हम पॉलिसी रेट जी के हवाले बिल्कुल से बात कर रहे हैं। जिशान साहब, यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी, हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं प्लीज। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं क्या रही प्राइसेस। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,35,500 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,16,170 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर अराउंड 1817.68 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 108.2, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 109.5। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 198.1, सेलिंग वाज 201। UK पाउंड बाइंग रही 232.1, सेलिंग वाज 235.1। US डॉलर बाइंग रही 191.1, सेलिंग वाज 193.1। अब आप देख सकते हैं ये आज के रेट हैं, और डॉलर की प्राइस जो कि 190 के हवाले से प्रोजेक्ट की जा रही थी, अब जो है वो थोड़ी सी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। चाइनीज युआन बाइंग रही 23.55, सेलिंग वाज 23.95। सऊदी रियाल बाइंग रही 49.55, सेलिंग वाज 50.15। UAE दिरहम बाइंग एट 50.5, सेलिंग वाज 51। कुवैती दिनार बाइंग रही 481.85, सेलिंग वाज 484.35। एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.95, सेलिंग वाज 394.98। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। आज के दिन हम कह सकते हैं डॉलर के लिए एक एप्रिसिएशन का जो एक बॉर्डर बनाया जा रहा है, अब जो है वो कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। अब फाइनली डॉलर को पॉज करने के लिए कुछ मेजर्स रिक्वायर्ड हैं और आने वाले दिनों में लिए भी जा रहे हैं। 200 की प्रोजेक्शन की जा रही थी, लेकिन अब ये सूरत हाल दिखाई दे रही है कि ये पॉज होते हुए आने वाले दिनों में देखी जाएगी। जीशान साहब भी मौजूद हैं, नामदार साहब भी मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू जारी रखते हैं। लास्ट मोमेंट्स हैं प्रोग्राम में, कुछ ही मिनट्स बाकी हैं। जीशान साहब, बजट के हवाले से अपनी कुछ सजेशंस, और साथ साथ ये भी कि डॉलर के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं आने वाले दिनों में, IMF से ट्रांच जब आ जाती है, आप समझते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी? देखिए, यकीनन बेहतरी की तरफ आएंगे अगर IMF के साथ हम प्रोग्राम में शरीक हो जाते हैं और वो हमारा पैकेज जो है हमारा वो रिवाइव हो जाता है, तो यकीनन एक स्टेबिलिटी आएगी। वर्ल्ड बैंक और जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं और जो लोकल डोनर्स हैं वो आपको यकीनन लोन्स देंगे। मेरा ये मानना है कि जो पाकिस्तान इस कमर्शियल बैंक से लोन ले रहा है, जो कि वो अपने मनमाने इंटरेस्ट रेट्स पे दे रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। स्टेट बैंक को कहीं ना कहीं जंप इन करना पड़ेगा, क्योंकि वही बात हो रही है ना कि जो पहले क्रिटिक्स है आज वो बर्दाश्त कर रहे हैं उसी क्रिटिक को। तो कहीं ना कहीं स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी पे जब वो बात हो रही थी पहले, तो अब उसको दोबारा से रिविजिट करने की जरूरत है कि क्या हमें स्टेट बैंक से बोरोइंग करनी है, क्योंकि स्टेट बैंक से बोरोइंग ऑब्वियसली कम नहीं हो सकती ना सर, ऑटोनॉमी हो चुकी है अब तो। ये IMF की कंडीशन थी, वो बिल्कुल कंडीशन है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे हमें IMF को कन्विंस करने की ज़रूरत है अब कि ये डायनामिक्स हैं पाकिस्तान के, इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हम वो जो रेवेन्यू की देखें IMF की कंडीशन क्या है। IMF ये कहता है कि आपकी इकोनॉमी सस्टेनेबल हो, आपके जो बजट डेफिसिट है वो कम हो, आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो ज्यादा हो। तो अगर आप उनको ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम 7.1 ट्रिलियन या 7.2 ट्रिलियन का रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, और
इस तरीके से आप उनको अपना प्रोग्राम बताएं कि होता क्या है कि Right. आप अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाते हैं तो यकीनन IMF पे भी लोग हैं जो सुनते हैं, जो दिल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अभी तक ऐसा तो नहीं लग रहा सर जिशान साहब के दिल है Planning उनके के पास। साथ- नामदार planning के point- साथ जाना point- जरूरी point है। taken। मैं उन्हीं की बात को आगे नामदार बढ़ाते साहब, हुए- लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है क्योंकि ऑटोनॉमी हो चुकी है, अब क्या दोबारा हम उसकी तरफ जाएंगे, फिर लेजिस्लेशन की तरफ जाएंगे, और हमारे पास टाइम है नहीं। ऑलरेडी IMF बड़ा नाराज है, वो चाहता है कि हम पहले ही सब्सिडीज खत्म कर दें। ऑटोनॉमी तो रिवर्स नहीं हो सकती। स्टेट बैंक हैज बिकम ए ऑटोनोमस बॉडी और डेट विल बी कंटिन्यू, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इस गवर्नमेंट के पास सिर्फ यही पावर है कि वो गवर्नर चेंज कर सकता है और वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, मैं सब इसमें साहब आपको सिर्फ एडिशनल ये नहीं जी। होगी, देखो IMF जो है ना सबसे सस्ता है, वर्ल्ड में सबसे सस्ता है, ठीक है। हालांकि अमेरिकन जो है, अमेरिका ने 0.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, लेकिन IMF और पाकिस्तान को IMF से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राइट चलें जी सर, कानून साजी तो हो सकती है, इसको तो रूल आउट ना करें आप। Exactly. वेल थैंक यू सो मच नामदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जीशान साहब आप भी तशरीफ लाए, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ओवरऑल आज के दिन हमने डिस्कशन की डेप्रिसिएशन के हवाले से जो रुपये की कंटिन्यूस देखी जा रही है, वैल्यूएशन स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर भी है, और साथ साथ इंटरनेशनली जो चैलेंजेस दिखाई देते हैं वो भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट करते हुए, जो मेनली इन्फ्लेशन की सूरत में है, वही हमारे कंट्री को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ऑयल प्राइसेस हैं। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को इसी नोट पे वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।